हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। दोनों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिंट जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ, पहले प्रिंटिंग कहाँ पर आया था और किस तरीके से चीजें जो है उसको आगे लेकर चली गई। ठीक है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे फैक्ट्स भी हैं जो कि आपको लर्न करने हैं और चीजें समझने में बहुत सारे बच्चों को इसमें परेशानी होता है। तो आप परेशान नहीं होना है, बिल्कुल अच्छे से एक एक कर चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले ये रटिएगा आप लोग, टेबल ऑफ द कंटेंट क्या है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। पहली बार जो प्रिंटिंग है या बुक है उसको कहां पर प्रिंट किया गया। दूसरा कि भाई जो प्रिंट है वो यूरोप तक कैसे पहुंचा। पहले आपको पता ही होगा कि चाइना जो है वो चाइना, जापान, ये सब वगैरह में, साउथ कोरिया में, ये सब में जो है वो एक तरीके से प्रिंट इवॉल्व हुआ शुरुआती स्थिति में। उसके बाद धीरे धीरे ये यूरोपियन नेशंस में जाकर फैलना शुरू हुआ। ठीक है, उसके बाद प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, कि कितना इम्पैक्ट जो है वो प्रिंट रेवोल्यूशन जो है वो लेकर आया था। आजकल क्या है कि प्रिंट रेवोल्यूशन धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। अब प्रिंटिंग पर लोग कम ध्यान देकर डिजिटल फॉर्म ऑफ द प्रिंटिंग में चल रहा है, जो कि अपने आप में एक इवोल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद रीडिंग मेनिया कैसे क्रिएट हुआ भाई। सब लोगों को, एक बोलते हैं ना कि मेनिया का मतलब कि रीडिंग का जो लत है वो कैसे लगा उन लोगों को उस समय पर, उसको भी देखेंगे। फिर 19th सेंचुरी देखेंगे, फिर रिलीजन या रिलीजियस रिफॉर्म और पब्लिक डिबेट कैसे शुरू हुआ, खास करके प्रिंट से रिलेटेड या प्रिंटिंग के थ्रू मतलब आज भी देखो न्यूज़पेपर में क्या कि कोई भी संपादक मतलब जो एडिटोरियल वगैरह जो लिखता है, ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या होता है कि वो अपनी पक्ष देता है भाई विपक्ष, मतलब क्या बोल रहा है, फॉर बोल रहा है और अगेंस्ट बोल रहा है किसी भी चीज के लिए। मान लो कि उस वक्त की सरकार अगर कुछ गलत निर्णय ले रही थी तो उसके ऊपर या फिर उसके लिए बोलने का जरिया क्या होता था, प्रिंटिंग, न्यूज़पेपर, मैगजीन, तो वो होता था। ठीक है, फिर न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन आया। वो कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन है, प्रिंट एंड सेंसरशिप भी लगाया गया भाई। सेंसरशिप मतलब रोक टोक लगाया गया भाई कि आप ऐसे चीजें नहीं छाप सकते हैं, ऐसे चीजें छाप सकते हैं, और धीरे धीरे फिर कानून वगैरह इसमें इवॉल्व हुआ। तो देख रहे हो, मतलब पूरी चीजों को शुरुआत से अंत तक हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। तो याद रखना, प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है सबसे पहली बार जो डेवलप किया गया था वो चाइना, जापान एंड कोरिया में फर्स्टली किया गया था। और जनरली बोला जाता है कि चाइना में सबसे पहली बार जो है प्रिंटिंग कल्चर जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये जो प्रिंट जो टेक्नोलॉजी था वो किससे रिलेटेड था भाई, हैंड प्रिंटिंग से। मतलब इट वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड प्रिंटिंग फ्रॉम एडी, देख रहे हो, एडी 594 बुक्स वर प्रिंटेड बाय रबिंग पेपर अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ द वुड ब्लॉक। मतलब क्या, पेपर का कुछ सरफेस होता था, उस पर जो इंक का ब्लॉक होता था उसे रब करके एक तरीके से उसमें लिखा जाता था, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती थी। ठीक है, चाइनीज बुक्स आर फोल्डेड एंड स्टिच्ड एट द साइड। जो चाइनीज बुक होता था वो फोल्डेड मतलब उसको फोल्ड किया जा सकता था और साइड में स्टिचेस लगे हुए थे ताकि उसको आराम से खोलकर पढ़ा जा सकता है। तो सबसे पहली बार भी स्टिचिंग, फोल्डिंग जो प्रिंटिंग में या फिर बुक्स वगैरह में आया वो चाइनीज लोगों ने ही शुरुआत करी थी। तो आप देखो कि चाइनीज का जो एक तरीके से रेवोल्यूशन था खास करके प्रिंटिंग से रिलेटेड, वो बहुत पहले था। मतलब इंडिया में उस वक्त चाइनीज या प्रिंटिंग वगैरह नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें और क्या क्या चीजें थी भाई, स्किल्ड क्राफ्टमैन डुप्लीकेटेड विद अ रिमार्केबल एक्यूरेसी एंड द ब्यूटीफुल कैलीग्राफी। मतलब जिस तरीके से किताबों में लिखा जाता था उसी तरीके से कॉपी भी करना आ गया था बहुत सारे स्किल्ड क्राफ्टमैन को डुप्लीकेट। जैसे मान लो कहीं ग्रंथ वगैरह में कुछ चीज लिखा गया, ठीक है, उसको अगर अपने फॉर्म में डालना है, मतलब अगर हिंदी में लिखना है, चाइनीज में लिखना है, तो उसको आराम से वो लोग डुप्लीकेट कर देते थे। कौन करते थे वो लोग, स्किल्ड क्राफ्ट मैन डुप्लीकेट करते थे। ठीक है, चाइना वॉज अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल फॉर अ लॉन्ग टाइम। और चाइना बहुत समय तक जो है प्रिंटेड मटेरियल मतलब जो पेपर जिस पर प्रिंट वगैरह होता था उसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन वगैरह किया करता था, खास करके जब ब्रिटिश के शासन से पहले। ठीक है, जो बहुत पुरानी बात की जा रही है, पर 594 एडी, समझ रहे हो, मतलब बहुत पुरानी। अभी तो कहां पर हम लोग, अभी तो 20th सेंचुरी में आ गए हैं, सोचो। उसके बाद 17th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, फिर एक एक करके देखेंगे। 17th सेंचुरी आते आते क्या हुआ, मतलब 1700 के आसपास प्रिंट डाइवर्सिफाइड धीरे धीरे। अब देखो सिंपल सी बात है कि उस वक्त भी लोग क्या होते थे भाई, एक जगह से दूसरे जगह जाते ही थे भाई, है कि नहीं, कम लोग जाते थे लेकिन जाते ही थे।
जो पढ़े लिखे होते थे वो जाते थे। तो वो क्या करते थे, कहीं भी जाते थे, जैसे हमारे देश में, जैसे हमारे देश में क्या हुआ, स्पाइसेस के लिए लोग आए भाई, मसाले आए, लोग यहाँ से मसाले यहाँ पर खाए, टेस्ट किया तो उनको बड़ा अच्छा लगा, यहाँ भाई लौंग वगैरह, यहाँ पर दालचीनी वगैरह बड़ा फेमस है भाई। और इसको जब टेस्ट, तो उनका इंपोर्ट या फिर उनकी चीजों को कैसे उपजाया जाता है, वो फिर दूसरे कंट्री में गया। सेम उसी तरीके से प्रिंट भी एक तरीके से 17th सेंचुरी आते आते डाइवर्सिफाई हो गया, लोग जो है वो जानना शुरू करने लगे। मर्चेंट्स, मर्चेंट्स का मतलब जो बिजनेसमैन है, मर्चेंट्स यूज्ड प्रिंटिंग इन देयर एवरीडे। मर्चेंट मतलब किन्हीं को अगर कोई, मान लो कि मैंने 100 किलो अनाज दिया उसको, तो प्रिंट करके लिख के दे देता था, तो उससे क्या होगा, जैसे आज होता है ना बिल दिया, तो सेम उसी तरीके से पहले मर्चेंट्स उसको एवरीडे लाइफ में उसका इस्तेमाल किया करने लगे। ठीक है, रीडिंग बिकम्स अ पॉपुलर लीजर एक्टिविटी। लीजर एक्टिविटी का मतलब खाली समय में जो है उन प्रिंटिंग्स को पढ़ना जो कि लिखा गया है प्रिंटिंग के थ्रू। रिच वुमेन्स, देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, रिच वुमेन्स वाइफ्स ऑफ अ स्कॉलर ऑफिशियल्स। स्कॉलर्स मतलब जो विद्वान के, जो विद्वानों के जो वाइफ्स होते थे, या फिर जो रिच वुमेन्स, क्योंकि वही लोग अफोर्ड कर पाते थे, गरीब आदमी तो क्या ही अफोर्ड करेगा। ठीक है, पब्लिशेस देयर प्ले एंड पोएट्री। वो लोग अपनी जो कोई ड्रामा होता था, ठीक है, या फिर कोई पोयम होता था, उनको एक तरीके से छापने का काम भी शुरू कर दिया गया था उन लोगों के द्वारा। ठीक है, तो यहां से हमें ये समझने को मिल रहा है कि एक तरीके से प्लेज और पोएट्री भी लिखा जाने लगा था किसमें, 17th सेंचुरी में। तो ये बात समझ में आया। उसके बाद धीरे धीरे कर 19th सेंचुरी आते आते, मतलब 19वीं शताब्दी आते आते, वेस्टर्न पावर, वेस्टर्न पावर में यहाँ पर दो चीज है, अमेरिका और यूरोप। याद रखना, अमेरिका और यूरोप के बारे में बात किया जाता है, कभी भी वेस्टर्न इकोनॉमी के बारे में बात किया जाता है ना। देखो हमारे देश के वेस्ट में, हमारा देश यहाँ पर है मान लो, तो हमारा देश का वेस्ट किधर हो गया भाई, ईस्ट होता है इधर, वेस्ट होता है इधर, तो इधर यूरोपियन यूनियन और अमेरिका। तो जो वेस्टर्न पावर है स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग अ न्यू टेक्नोलॉजी टू द चाइना, ताकि चाइना जो है वो और ज्यादा प्रोडक्शन वगैरह कर सके। शिफ्टेड फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू अ मैकेनिकल प्रिंटिंग, जिसकी वजह से, क्योंकि मशीन्स वगैरह के मामले में वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि आप देखते हो कि जब हमने नेशनलिज्म इन यूरोप पढ़ा था तो वहां मशीन्स वगैरह, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह आ गया था। अमेरिका में भी बहुत जल्दी इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह आ गया था, तो उन लोगों पे मशीन वगैरह था भाई, क्योंकि हमारे देश से भी ब्रिटिश देखते हो ले जाता था क्या। अब 19th सेंचुरी आते आते इस वक्त ब्रिटिश जो है हमारे कंट्री में राज कर रहा था भाई, तो वो एक तरीके से इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज भी कर रखा था, तो उन्होंने क्या करा, मशीन वगैरह देना शुरू करा। तो इसका मतलब हैंड प्रिंटिंग से अगर कोई पूछेगा कि मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ कौन से सेंचुरी में शिफ्ट किया गया, तो वो 19th सेंचुरी में। उसके बाद एक ओल्डेस्ट प्रिंटेड बुक नोन एज जापानीज बुद्धिस्ट बुक जो है उसको प्रिंट किया गया, द डायमंड सूत्रा। देखो कौन सा, द डायमंड सूत्रा, जो कि प्रिंट कब किया गया भाई, 868 एडी। ये भी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रिंटेड बुक में से एक देखने को मिलता है। बुद्धिस्ट मिशनरी, ठीक है, आप जानते हैं कि तिब्बत के लोग, या तिब्बत में क्या माना जाता है भाई, बुद्धिज्म। तो तिब्बत जो है वो चाइना के बगल वाला रीजन है, मतलब चाइना के बगल में जो है वो एक तरीके से तिब्बत है, और तिब्बत पर भी चाइना का कब्जा आज के जमाने में है। ठीक है, हाँ अभी भी। तो एक तरीके से जहाँ दलाई लामा का नाम सुना होगा आपने, तो वो भी एक तरीके से तिब्बत में ही बुद्धिज्म के, मतलब एक लास्ट पीढ़ी के जो मिशनरी के रूप में माने जाते हैं। ठीक है, तो उनको देवता के जैसा पूजा जाता है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट जो मिशनरीज लोग थे फ्रॉम द चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इन द जापान अराउंड। तो जो हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी था, मैकेनिकल तो 19th सेंचुरी में आ गया था, लेकिन उसके पहले बुक भी प्रिंट हो चुका था भाई, जो किसके ऊपर था, देखो यहाँ पर। अब ये सब रटने वाली चीज है, यहाँ पर आप समझ नहीं सकते हो, समझ यही सकते हो कि 19th सेंचुरी में वेस्टर्न पावर की वजह से जो हैंड प्रिंटिंग थी वो मैकेनिकल हो पाई। उसके पहले कौन सी एक बुक छापी गई थी भाई, जापानीज बुद्धिस्ट जो बुक द डायमंड सूत्रा, जो कि प्रिंट किया गया था एडी 868 में। ठीक है, उसके बाद बुद्धिस्ट मिशनरी, जो कि एक तरीके से चाइना ने इंट्रोड्यूस करा था हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को। ठीक है, कहां पर, जापान। क्योंकि देखो जापान में भी बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा माना जाता है, जिस तरीके से चाइना में भी माना जाता है ना, हाँ जापान में भी बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा माना जाता है। वहां का भी कल्चर शुरुआत से ही रिच है, जैसे इंडिया का है। जितने भी एशियन कंट्रीज है ना, वहां का कल्चर शुरुआत से, एशियन कंट्री देखो, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, ये सब सारे क्या है, एशियन नेशंस है। तो यहां पर देखने को मिलता है। इन 18th सेंचुरी एडो मतलब टोक्यो पब्लिशेस इलस्ट्रेटेड कलेक्शन ऑफ, देखो यहाँ पेंटिंग्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए, शोइंग द अर्बन कल्चर, जहां पर अर्बन के कल्चर को शो किया जाता था। ठीक है, 100 ऑफ बुक्स पब्लिश किया गया
ऑन द कुकिंग, कुकिंग के ऊपर कि कैसे कैसे खाना बनाते हैं भाई। और आप जानते हैं कि जापानीज का खाना, चाइनीज का खाना अपने आप में ही फेमस शुरुआत से रहा है। फेमस प्लेसेस के बारे में छापना शुरू कर दिया वो लोग। उसके बाद वुमेन, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, टी सेरेमनी के बारे में, फ्रॉम जापान दिस आर ट्रेवल टू द यूरोप एंड द यूएसए। और देखो कहां से गया, चाइना से कहां गया, जापान, जापान से कोरिया के कुछ पार्ट में आया, कोरिया से फिर कहां हुआ भाई, आपको यूरोप में जाते हुए देखने को मिलेगा और यूएसए में जाते हुए देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से प्रिंटिंग जो है वो इवॉल्व हुआ शुरुआती दिनों में। आई बात समझ में यहां तक? तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो कि समझकर चलना है। आगे देखो भाई, प्रिंट कम्स टू यूरोप। अभी हमने देखा भाई चाइना, चाइना ने कहा, चाइना कहां ले गया, जापान, और जापान से कहां पर आया, दो जगह पर आया, यूएसए और यूरोप। नहीं, कोरिया तो इसी के बीच में आया, कोरिया यहीं पर इसी के बीच में ही आया, ठीक है। मतलब जापान, जापान और जब चाइना, देखो इन तीनों का ना कल्चर लगभग समय एक जैसा ही देखने को मिलेगा। इसे देखना इनकी, हाँ हाँ, कल्चर इन द सेंस कि जिस तरीके का खाना खाते हैं वो लोग, नूडल्स वगैरह ज्यादा खाते हैं, देखो चाइना में भी, जापान में भी, और आपको साउथ कोरिया में भी, और नॉर्थ कोरिया, हाँ नूडल्स वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं। वो देखो कल्चर ही वहाँ है, शुरुआत से ही वैसे कल्चर है कि कच्चा, वो लोग तो यहाँ तो चूहा हुआ सब मार के खाता है भाई, ऐसा सुनने में आया, पता नहीं क्या सच है। लेकिन मेरा शौक है साउथ कोरिया जाने का, चूहा, हाँ। तो ये सब सारी चीजें हैं जिसको समझ के चलो, ठीक है, अच्छी बात है ना, तो खाने दो। देखो यहाँ पर, अब इधर देखो क्या समझ में आया यहाँ तक। अब देखो प्रिंट कम्स टू यूरोप, प्रिंट कहाँ आया भाई, यूरोप में। प्रिंट कहां पर आया, तो समझ लो, उसके बाद देखना कैसे समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा चाहे कितना भी पढ़ लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक मार्को पोलो का नाम याद रखना है हमेशा, हमेशा मतलब जीवन भर नहीं याद रखना है, एग्जाम भर याद रख लो काफी है। कहाँ गया, कुछ अच्छा सा पेन ले लेते हैं, हाँ ठीक है, बढ़िया है, पिंकिश हो गया है। ठीक है, देखो अब 1295 का डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम कौन सा है भाई, मार्को पोलो। मार्को पोलो अ ग्रेट इटालियन एक्सप्लोरर, जो कि उसको घूमना पसंद था, अलग अलग जगह में कल्चर को एक्सप्लोर करना, वहां पर क्या चीजें बन रही हैं, क्या चीजें होती हैं, क्या नहीं होता है, वो उन्होंने ब्रॉड द आर्ट ऑफ द वुड ब्लॉक प्रिंटिंग फ्रॉम चाइना टू इटली। तो अगर कोई पूछ ले डायरेक्टली कि इटली में जो चाइनीज का वुडन प्रिंटिंग जो कल्चर है वो कौन लाया, तो मार्को पोलो ने 1295 में लाया। लेकिन उतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था उस वक्त, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट नहीं करा था, ठीक है। फ्रॉम इटली, अब आप जान रहे भाई इटली सेंटर पॉइंट हुआ करता था उस वक्त, तो एक तरीके से, क्योंकि वहां पर बहुत सारे रेवोल्यूशन भी आपको देखना, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिले बाद में चलकर, फिर उसके बाद जो है वो पूरे यूरोप में, अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी उसका स्प्रेड देखने को मिला, ठीक है। तो यहां पर याद रखना है। दूसरा पॉइंट, सो फार द हैंड रिटन एक्सप्रेसिव बुक्स, एक्सपेंसिव बुक्स, ठीक है, वे रिटन ऑन वेलम। वेलम का मतलब एक बहुत एनिमल्स वगैरह का जो स्किन, जो जब हंटिंग किया जाता था ना, तो एनिमल्स वगैरह का स्किन वगैरह को पहले उसको साफ करके उस पर लिखा जाता था। अ पार्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द एनिमल, वेलम किसको बोलते हैं, एक पार्चमेंट जो कि एनिमल के स्किन से बना हुआ रहता था, फॉर अ रिच ओनली, और ये जनरली रिच लोग ही अफोर्ड करता था, क्योंकि हंटिंग वगैरह कौन करता था, रिच करता था, ठीक है। पॉपुलैरिटी ऑफ द बुक्स लेड टू द बुक फेयर, वह बुक के, किताबों के मेले भी लगना शुरू हो गए, किताबों के मेले इन ऑल पार्ट्स ऑफ यूरोप, बट द हैंड रिटन बुक्स वेयर एक्सपेंसिव। लेकिन चूंकि वो बहुत कम, अब कोई भी चीज अगर स्मॉलर नंबर में अवेलेबल होगा तो वो अपने आप ही उसका कॉस्ट क्या होगा, कॉस्ट जो होगा वो ज्यादा देखने को मिलेगा। तो मेला वगैरह तो लगाया जाता था भाई, लेकिन हैंड रिटन जितने भी बुक्स होते थे वो बहुत ज्यादा महंगी मिलते थे, ठीक है, और टाइम कंज्यूमिंग भी था, है कि नहीं, और फ्रेजाइल एंड ऑकवर्ड टू कैरी, और उसको लोग पसंद नहीं करते। आज जैसे कि कोई बुक है तो कैरी करके आराम से चल जाओ, पहले ऑकवर्ड फील करते थे, ये कल्चर नहीं था ना पहले, समझ रहे हो। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, अब यहाँ पर एक और है, अरे वो छुपे छुपे जैसे तैसे करके, ताकि किसी को पता ना चले। हाँ, और जो महंगे लोग होते थे, जो बड़े बड़े लोग होते थे, उनका अपना बुल्लक कार्ड होता था, अपना घोड़ा, मतलब घोड़ा गाड़ी होता था, है कि नहीं, तो अपना ही रहता था उनके हिसाब से। अब क्या ही से ले जाते होंगे, लेकिन जनरली वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है। अब यहाँ पर एक याद करने वाला, जैसे ये याद करने वाला था ना, यहाँ पर एक दूसरा याद करने वाला, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंटेड बाई जॉन गुटनबर्ग, ठीक है, याद रखना है, ऑफ द जर्मनी इन
1430। ठीक है, पहला जो प्रिंटिंग प्रेस जहां पर चीजें प्रिंट की जाती है, जैसे किसी को मान लो कि मेरे को कुछ प्रिंट करना है तो हम उस प्रिंटिंग प्रेस में चले जाएंगे। आज होता है ना, सबकी अपनी अलग अलग जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनकी सब अपनी अपनी प्रिंटिंग प्रेस होती है जहां पर वो अपनी पेपर्स को प्रिंट करते हैं। ठीक है, सेम उसी तरीके से जो पहली बार प्रिंटिंग प्रेस जो है वो इन्वेंट किया गया जॉन जो गुटेनबर्ग के द्वारा, जो जर्मनी के थे, जो कि एक यूरोपियन नेशन है। ठीक है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मार्को पोलो और गुटेनबर्ग दो याद रखना। अब सोचो कि थोड़ा सा मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार प्रिंट रेवोल्यूशन जो यूरोप में वो किस तरीके से डाइवर्सिफाई हुआ। ये डेट याद रखना जो कि इंपॉर्टेंट है। देखना 1215 में अभी मैंने बताया कि मार्को पोलो ने वुड ब्लॉक की जो प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी है वो इटली में लाया, कहां से? चाइना से। ठीक है, दूसरा जो 1430 में अभी मैंने बताया कि जॉन गुटेनबर्ग जो इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस, कहां के थे भाई? ये जर्मनी के। हाँ या ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ये समझ में आया। उसके बाद देखने को मिलेगा 1448 में गुटेनबर्ग मास्टर्स द प्रिंटिंग टेक्निक। जो जिस तरीके का टेक्नोलॉजी ये गुटेनबर्ग इस्तेमाल कर रहे थे उसमें वो मास्टर हो चुके थे और उन्होंने सप्लाई करना शुरू करा। कहां? अलग अलग जगह पर। यह सप्लाई करने का सिंपल सा मतलब क्या है कि वो चीजों को प्रिंट करके सप्लाई करते थे, ऐसे नहीं कि मशीन ही दे दिया, क्योंकि उतना बड़ा इन्वेंशन अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब मान लो आज कोई एआई का टूल लेके 5 निकाल लिया, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर एआई की जगह पर 5 हो गया। हाँ एआई मैंने बोला एआई के जगह पर मान लो कि एआई से भी अधिक कोई टेक्नोलॉजी ले, खतरनाक टेक्नोलॉजी ले 5 मतलब मैंने एक बात एग्जांपल दिया, ठीक है। तो एक तरीके से वो बंदा कितना फेमस हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये बात समझना हो गया। अब देखो 1450 से लेकर 1550 तक, 1450 से लेकर 1550 तक इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस अक्रॉस यूरोप। उसके बाद धीरे धीरे, अब एक बार बन गया भाई तो लोग तो कॉपी करना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे फिर वो सारे यूरोप के अलग अलग पार्ट में प्रिंटिंग प्रेस बैठना शुरू हो गया। उसके बाद 16th सेंचुरी आते आते 200 मिलियन प्रिंटेड बुक्स इन यूरोप वर सोल्ड एंड परचेज। मतलब इतना प्रिंट कर दिया गया था, 200 मिलियन। 200 मिलियन का मतलब 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है। ठीक है, 1 मिलियन कितना हो गया भाई? 10 लाख। तो 200 मिलियन आप याद रखो 20 करोड़ के आसपास होगा, थिंक सो। ठीक है, तो उतना जो है बुक्स वगैरह प्रिंट कर दिया गया था। ठीक है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। अब देखो भाई नेक्स्ट फेज यूरोप का। गुटेनबर्ग सन्स ऑफ अ मर्चेंट मास्टर्स द प्रिंटिंग टेक्निक इन, अभी मैंने बताया भाई इवोल्यूशन के दौरान, है कि नहीं? 1448 में फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज द बाइबल। अब पहली बुक जो प्रिंट की गई वो क्या था? बाइबल। याद रखना, क्रिश्चियनिटी के लिए अपने आप में ही जिस तरीके से हिंदुइज्म के लिए गीता है और जो मुस्लिम्स के लिए है वो कौन है? कुरान है। भगवान ने लिखी थी भाई। ठीक है, अच्छा देखो, इट टुक्स मी 3 years टू प्रिंट 180 कॉपीज। और बाइबल की 180 कॉपीज जो है वो एक तरीके से कितने दिन में लिखा गया? 3 साल में। देख रहे हो? तो ये कौन था भाई? विलियम कैक्सटन। ठीक है, विलियम कैक्सटन पहला आदमी था जिसने फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कहां पर खोला था? इंग्लैंड में। तो ये भी नाम याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? विलियम कैक्सटन। ठीक है, याद रखना। फ्रॉम 1400 ये 1450 टू 1500 अभी मैंने बताया कितना मिलियन बुक प्रिंट हो चुका था? 200। 20 मिलियन हुआ था सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी। बाद में आकर वो कितना हो गया? 200 हो गया 16th सेंचुरी आते आते। ठीक है, और ये नाम याद रखना, विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन ने पहली बार फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंग्लैंड जो है वो खोला गया था। द शिफ्ट ऑफ हैंड प्रिंटिंग टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड द प्रिंट रेवोल्यूशन। और जब एक तरीके से मैकेनिकल प्रिंटिंग किया जाने लगा तो वो अपने आप में ही एक रेवोल्यूशन आ गया। कहां पर? कहां पर? हाँ, तो अब वो रेवोल्यूशन आ गया। कहां पर आ गया रेवोल्यूशन? यूरोप में। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अब देखो जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा टॉपिक क्या है? द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। किस तरीके से रेवोल्यूशन हुआ हमने जाना भाई कि अगर कोई भी पूछेगा कि रेवोल्यूशन, क्रांति, क्रांति कब आया? क्रांति कब आया? क्रांति कब आया? जब मैकेनिकल प्रिंटिंग शुरू हुआ। तो याद रखना, मैकेनिकल प्रिंटिंग स्टार्टेड रेवोल्यूशन। ठीक है, स्टार्टेड रेवोल्यूशन ऑफ या रेवोल्यूशन इन प्रिंटिंग। ठीक है, तो याद रखना मैकेनिकल जो प्रिंटिंग है उसके वजह से ही एक क्रांति निकल के आया। ठीक है, अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया भाई? प्रिंट रेवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग पेपर बुक्स
influencing lives and relationship with the information extended beyond the development, altering the perceptions and introducing a new ways of looking at a thing. क्या हुआ जब प्रिंट रेवोल्यूशन आया तो उसके वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी मिलना शुरू हुआ कि भाई मेरा राजा कैसे काम करता है, किस तरीके से होता है, क्या नहीं होता है, और जो धीरे धीरे करके वो नीचे लेवल पर पनपना शुरू हुआ। तो एक न्यू रीडिंग जो पब्लिक है वो जनरेट हो गई, एक 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 ग्रुप ऑफ द पीपल हु स्टार्ट्स रीडिंग द पब्लिक बुक्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो प्रिंटिंग प्रेस रिड्यूसेस द बुक कॉस्ट। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब सिंपल सी बात है, जब लोग डिमांड उसको ज्यादा करने लगे लोग, या धीरे धीरे करके जो चीज अवेलेबल नहीं है और उसको धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट बढ़ने लगे, तो लोग और भी छापने लगे भाई, और प्रोडक्शन होने लगा किसका भाई, बुक्स का, जिसके वजह से कॉस्टिंग वगैरह उसकी थोड़ी सी कम कर दी गई, एंड मेकिंग देम एक्सेसिबल, ताकि वो एक्सेसिबल किया जा सके जो भी उसको पढ़ना चाहते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि जो बंदा पढ़ना चाह रहा है उसको पैसे की वजह से वो ना पढ़ पा रहा हो। तो एक तरीके से ये काम किया गया, ठीक है। क्रिएटेड अ कल्चर ऑफ रीडिंग अमंग द कॉमन पीपल। जो कॉमन पीपल है, जो आम जनता है, वो भी एक तरीके से पढ़ लिख पाए, उन पर फोकस किया गया प्रिंटिंग रेवोल्यूशन के दौरान, ठीक है। एंड ट्रांजिशन फ्रॉम ओरल टू अ रीडिंग कल्चर। जो ओरली पहले एक बंदा जो था वो पढ़ पढ़ के सुनाता था, अब सबके पास अपनी किताब है, अपने से वो रीड करना शुरू हो गए, ठीक है। जो कि एक तरीके से लिटरेसी में भी बहुत बड़ा हाथ जो रहा, खास करके प्रिंटिंग ट्रांजिशन का। अब देखो ट्रांजिशन चैलेंजेस क्या क्या थे। अब ऐसी बात नहीं ना कि सब चीज फ्लो फ्लो में चलता है, हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस रहते हैं। तो ट्रांजिशन चैलेंजेस क्या था, लिमिटेड, सबसे पहली बात ये लोग उतने पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ ही लोग जो थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, वही लोग किताब लिख रहे थे। अब उसकी वजह से बहुत सारे लोग तो किताब तो सोचते थे भाई ले ले, लेकिन उनको पढ़ना ही नहीं आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंजेस था कि लिटरेसी रेट का, ठीक है, जो कि पब्लिशर ब्रिज द गैप बाय पब्लिशिंग द इलस्ट्रेटेड पॉपुलर बैलेड्स एंड द फोक टेल, मर्जिंग द ओरल एंड प्रिंट कल्चर, जिसको एक तरीके से क्या इमेज के थ्रू बताना, या थोड़ी बहुत लिखा हुआ रहे, इमेज छाप दिए तो ताकि इमेज से लोग समझने लगे, या फिर मान लो कि उसको ओरल प्रिंटिंग वगैरह को जो लोग आम भाषा में जो जिस तरीके से बात करते हैं, उन्हीं भाषाओं का इस्तेमाल जो है प्रिंटिंग में किया जाने लगा, जिसके वजह से प्रिंटिंग और भी एक तरीके से निकल के आया, तेजी तरीके से बढ़ा, और कॉमन लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। आगे देखो रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट कैसे डेवलप हुआ। अब यहाँ देखो प्रिंट अलाउज अ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज स्पार्कलिंग द डिबेट एंड डिस्कशन। अब क्या हुआ, जब भी कोई बात लिखी जाती थी भाई, प्रिंट की जाती थी, तो उस बात पर क्या होता था, या तो डिबेट होता था या तो डिस्कशन होता है कि नहीं, डिबेट एंड डिस्कशन स्टार्ट। तो ये सब मेरे ख्याल से तभी शुरुआत हुआ होगा किसी भी पॉलिटिकल मैटर या किसी भी इकोनॉमिक मैटर, किसी भी रिलीजियस मैटर पर डिबेट एंड डिस्कशन शुरू, ठीक है, कि भाई वो चाइना के लोग ना ऐसे ऐसे कल्चर को फॉलो करते हैं। अगर किसी ने पढ़ लिया इंग्लैंड वाले आदमी ने, तो उस पर कि क्या हमारा कल्चर अच्छा है कि उनका कल्चर अच्छा है, अब उन पर एक तरीके से लिखो। तो ये सब सारी चीजें शुरू हो गई। अथॉरिटीज included the religious figure express the fear about the uncontrolled spread of rebellious and religious thought। अब बहुत सारे ऐसे लोग थे भाई जो रिलीजन को मानते थे, बहुत सारे लोग थे वो रिलीजन को नहीं मानते थे। तो जो रिलीजन को मानते थे उनको ऐसा लगता था ये भगवान का ना तस्वीर लगा के ये अच्छा काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो रिलीजन पर ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हैं, जो कि क्योंकि भगवान का तस्वीर उस समय कहीं प्रिंट हो जाए तो उनको अपने आप में लगता था यार मेरे देवता का अपमान है। ऐसा भी बहुत सारे लोग थे जिनको लगता था। इम्पैक्ट ऑफ रिलीजन किस तरीके से हुआ, तो मार्टिन लूथर किंग का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो मार्टिन लूथर 95, ठीक है, क्या हुआ भाई यहाँ पर थीसिस जो देखने को मिलेगा, प्रिंटेड एंड वाइडली सर्कुलेटेड, लेड बाय द प्रोटेस्टेंट्स रिफॉर्मेशन। प्रिंट played a crucial role in spreading the new ideas and fostering the intellectual atmosphere। कि इंटेलेक्चुअल बातें जो है वो किस तरीके से फैलाई जाए, वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हुई जो कि रिलीजन को लेकर हुआ था। इम्पैक्ट एंड डिसेंट मतलब पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर लेट द डाइवर्स इंटरप्रिटेशन फेथ। और धीरे धीरे ना फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे प्रिंटिंग बढ़ा वैसे वैसे रिलीजियस बातें भी बढ़ना शुरू हो गई, और जिसके वजह से जो है देखो यहाँ पर फॉर इंस्टेंस बोला गया कि Minocchio in Italy who faced the executions for a challenging the establishment of religious view, highlighting the impact of print। कि भाई रिलीजन पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा खास करके प्रिंट की वजह से। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी थीसिस दी भाई, अपनी अपनी राय देना शुरू करा, जो कि एक तरीके से डिबेट एंड डिस्कशन का जो स्रोत बन गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल अब बहुत जगह क्या हो रहा था कि बहुत जगह कंट्रोल भी किया जाता था, किसको भाई, प्रिंटिंग को।
देखो ऐसे लोग करते थे पहले, देखो ऐसे बैठ बैठ के ऐसे ये पढ़ते भी थे, देखो बढ़िया से। हाँ, ये प्रिंटिंग के थ्रू देखो कंट्रोल मेजर्स, देखो रिस्पॉन्डिंग अ डिसेंट द रोमन कैथोलिक चर्च इम्पोज द कंट्रोल होना, तो बहुत सारे कि भाई नहीं ये रिलीजन को कोई खराब बोल रहा है कोई अच्छा बोल रहा है, इससे अच्छा कि उस पर कंट्रोल, तो जो रोमन कैथोलिक जो चर्च थे उन्होंने कंट्रोल बोला कि भाई आप छापने से कंट्रोल कर दिया गया उनको, ठीक है, कि पब्लिश नहीं कर सकते आप रिलीजियस के चीजों को, ठीक है। एंड मेंटेन एन इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स फ्रॉम 1558 टू रेगुलेट द स्प्रेड ऑफ जो हेरिटिकल आइडियाज, वैसे आइडियाज जो कि इन्वायरमेंट के लिए या कोई भी व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, उन सब आइडियाज को आप प्रिंट नहीं करेंगे, जो कि किसने इशू करा था भाई, रोमन कैथोलिक चर्च ने, ठीक है। तो चलिए आई होप सो यहां तक समझ में आया होगा। कल से हम लोग रीडिंग मेनिया से शुरू करेंगे, ठीक है। रीडिंग मेनिया अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीडिंग मेनिया एक ऐसा टॉपिक है जहां से रीडिंग कल्चर डेवलप किया गया और जो कि बाद में चलकर बहुत ज्यादा फेमस हुआ, और आज भी बोलते हैं कि रीडिंग बुक्स को रीड करने से आपके इंटेलिजेंस जो है वो एक तरीके से बढ़ती है और बहुत फायदेमंद रहती है, ठीक है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।